मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है, आपके यूनिट थर्ड में दो टॉपिक्स हैं। ठीक है। जो पहला टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एंड द सेकंड टॉपिक इज मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, ठीक है बेटा। हाँ सर, ठीक है, बात समझ में आती है। ओके बेटा, चलिए देखिए बेटा, मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा पहले, उसके बाद आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है। देखिए जी, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। एक मैं कुछ टेक्स्ट बना लूं क्या यहाँ पे। ओके, देखिए बेटा, दो टॉपिक है हमारे पास। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये तो फर्स्ट है, एंड सेकंड इज मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, ठीक है, ये दो टॉपिक आपके यूनिट थर्ड में जो हमको कवर करने हैं। ओके, चलिए, तो पहले हम कवर करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेटा। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोगों को क्या लगता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होगा। बेटा देखिए, मैं ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहा हूँ आपको बताना चाहूंगा। मुझे पता है आपको इसका आंसर नहीं पता है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो आपको इसका आंसर नहीं पता होगा, ऑफ कोर्स, आई अंडरस्टैंड इट। लेकिन देखिए, कुछ भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो आपको ऐसे पढ़ना है कि भाई ये दो इंग्लिश के वर्ड है ना। आप समझ रहे हैं बेटा मेरी बात को। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है, ये हमारे इंग्लिश के दो वर्ड हैं, एक वर्ड है स्टैंडर्ड और दूसरा वर्ड है कॉस्टिंग। है कि नहीं है। एक वर्ड है स्टैंडर्ड, ओके, और दूसरा वर्ड है कॉस्टिंग बेटा। ठीक है। तो ये हमारे इंग्लिश के दो वर्ड हैं जिनका मतलब हमको निकालना है, और उनको हम अगर कंबाइन कर देंगे दोनों के मतलब को, तो हमको पता लग जाएगा कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या मतलब होता है। आगे आपको बात समझ में। अब बेटा, टॉपिक शुरू करने से पहले, अपना जो प्रेजेंटेशन है ये शुरू करने से पहले, मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूंगा ताकि आपका एक बेस तैयार हो जाए, एक लेमैन वाली अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती क्या है, हम इसमें क्या करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है उसके। ठीक है, उसके बाद बहुत आसान है बेटा, कुछ भी नहीं, कुछ फॉर्मूले हैं छोटे मोटे, इनको याद करना मैं सिखाऊंगा आपको, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है बात, है ना बेटा, एकदम आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए देखिए बेटा, कॉस्टिंग का मतलब क्या है, पता है क्या आप लोगों को। हाँ सर, कॉस्टिंग मतलब हमको पता है। कैसे पता है सर, हमने पढ़ लिया बहुत ज्यादा। कॉस्टिंग मतलब क्या होता है, कॉस्टिंग एक तरीका है जहाँ पे हम अपने चीजों की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर कुछ डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉस्टिंग। क्लियर हो बात। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए बेटा, स्टैंडर्ड का मतलब अगर हम हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा बेटा, मानक। क्या है बेटा, मानक। ओके, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस बात का, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेंचमार्क्स। बेंचमार्क्स मतलब जैसे हम बोलते हैं कि भाई विराट कोहली ने आके इंडियन क्रिकेट टीम में फिटनेस का लेवल इंक्रीज कर दिया। उसने बेंचमार्क सेट कर दिया कि भाई सबको योयो टेस्ट पास करना है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि है ना, सारे क्रिकेटर्स को योयो टेस्ट पास, उनका फिटनेस टेस्ट है, इसका नाम है योयो। ओके, तो आपको वो टेस्ट पास करना पड़ता है, उसके बाद आप टीम में सेलेक्ट होते हो कि भाई ओके, दिस प्लेयर इज गुड। तो अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि बेटा देखिए कि हम एक है ना ऐसी वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ पे एवरीथिंग इज कॉम्पिटिटिव। आप समझ रहे हैं कि भाई अगर कुछ भी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हर इंडस्ट्री में दो तीन प्लेयर्स हैं जिनके बीच में कॉम्पिटिशन चलता रहता है पूरे टाइम। ठीक है, तो हम जैसे कि मैं तो हम क्या ट्राई करेंगे कि भाई हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट हो। अब बेटा बेस्ट का कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, सब उसको मेजर करेंगे, एक लेवल होना चाहिए कि भाई उससे हम मेजर करेंगे कि हाँ भाई अगर इतना हो रहा है परफॉर्मेंस तो वो अच्छा है, अगर इससे कम हो रहा है तो वो खराब है। बात समझ में आती है आपको। तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बनाना करते हैं, जिससे कि हमको ये पता लगे कि सर जो हमारा परफॉर्मेंस है वो बाकी के कंपैरिजन में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब एक बाकी का मतलब क्या हो गया बेटा, एक जो स्टैंडर्ड सेट किया है, चाहे वो जैसे कि घरों में कंपैरिजन होता है, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। अगर दोनों भाई पढ़ाई में बेकार है तो कभी कंपैरिजन ही नहीं होगा। लेकिन अगर एक भाई अच्छा है तो छोटे वाले भाई का उससे कंपैरिजन होगा कि यार है ना वो इतना अच्छा है, तो मतलब बड़े वाले भाई ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, छोटे वाले भाई को उसको मैच करना है, उससे ऊपर जाना है, फिर छोटे बड़े को बोले कि भाई आप भी ऊपर जाओ। तो कॉम्पिटिशन में दोनों का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता रहता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या हो गया बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सर हम सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे हम, चाहे वो इंडस्ट्री बेस्ड हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सीमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बिलानी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, वंडर सीमेंट और वॉट बहुत सारे हैं। तो उनके जो भी हमारी पूरी इंडस्ट्री वाइड परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालेंगे। थर्ड में हम कंपेयर करेंगे कि सर हमारा जो कॉस्ट आ रहा है क्या वो कंपनी के बराबर आ रहा है, या जो इंडस्ट्री है उसके बराबर आ रहा है, या उससे ज्यादा अगर आ रहा है। अगर ज्यादा आ रहा है तो मतलब हम में कहीं कमी है, हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हमारा प्रोसेस में कहीं पे लीक हो रहा है पैसा, हम उसको
कम करने में ट्राई करेंगे। एक बात मैं पहले बता चुका हूं आपको बेटा कि कभी भी दो प्रॉफिट कमाने का मतलब, प्रॉफिट कमाने क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या आता है मेरे पास, प्रॉफिट आता है बेटा। ये क्या आएगा बेटा, प्रॉफिट। ये क्या आएगा बेटा, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना होंगे थोड़ा सा, ठीक कर दूं इसको, अरे ठीक है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, प्रॉफिट, ये एफ है, प्रॉफिट। ओके, अब देखिए बेटा, जैसे कि मैं आप पहले बात कर चुका हूं क्लास में, आप लोगों को पता होगा, मैं दोबारा रिवाइज कराता हूँ। सेलिंग प्राइस प्रॉफिट को बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो मैं सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दूं या फिर मैं कॉस्ट प्राइस को रिड्यूस कर दूं, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस को मैं इंक्रीज कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सर ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। कहां से डिपेंड करती है बेटा, मार्केट के ऊपर। अगर पूरी दुनिया समोसा बेच रही है 50 रुपए का या 15 रुपए का, सॉरी 15-20 रुपए का, और मैं बेचूंगा 150 रुपए का, क्योंकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो बेटा मेरा जो यूनिट में सेल हो रही है वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब लोग मेरे समोसा परचेस नहीं करेंगे, तो ऑन एन एवरेज मेरे को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट जो सेल होगी वो बहुत कम हो जाएगी, सिर्फ बहुत अमीर लोग ही मेरे समोसा परचेस कर पाएंगे। ओके, अब कॉस्ट प्राइस रिड्यूस कर दूंगा अगर मैं, तो ये तरीका तो बेटा इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर सेलिंग प्राइस जो है वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ हमारे हाथ में नहीं होती है, ठीक है, तो ये तरीका इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। ओके, तो जो एफिशिएंट तरीका है, जो इफेक्टिव तरीका है, वो क्या है बेटा, कि मैं अपने कॉस्ट प्राइस को रिड्यूस करूं। मैं क्या करूं, मैं अपने कॉस्ट प्राइस को रिड्यूस करने का ट्राई करूं, इसको कम करूं। मैं इसको कम करने के लिए क्या होगा, देखिए आप लोग को पता है कि भाई कॉस्ट के बेसिकली 3 एलिमेंट होते हैं बेटा, हम मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है मटेरियल, ठीक है, उसके बाद होता है बेटा लेबर, और फिर होता है बेटा ओवरहेड। अबे थोड़ा सा मतलब आप लोग समझ पाएंगे मेरे ख्याल में, देखिए कितना सुंदर मटेरियल लिखा है मैंने, क्या बात है ना, मटेरियल लेबर ओवरहेड। अब देखिए कोई भी कंपनी क्या ट्राई करती है, वो कंपनी ये ट्राई करती है कि सर मैं अपने जो कॉस्ट है ना उसको लोअर से लोअर लेवल पे जाके आइडेंटिफाई कर सकूं, तभी तो कंट्रोल कर पाऊंगा ना बेटा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि अगर मेरे को पता ही नहीं है मटेरियल में कितने रुपए लगेंगे, तो मैं मटेरियल कंट्रोल कैसे करूंगा, मैं तो बस पूरे को लेकर परेशान होता रहूंगा कि सर ये तो ना बड़ी समस्या हो गई सर, मेरे तो ना मटेरियल में बहुत पैसा लग रहा है सर, लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस कॉस्ट को तीनों एस्पेक्ट्स के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, मटेरियल लेबर ओवरहेड में। फिर आप मटेरियल के स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि भाई साहब अगर मैं 1 किलो कुछ भी बना रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ऑमलेट बना रहा हूँ मैं, ठीक है, वैसे तो मैं जैन हूँ, ऐसी बातें मेरे को करनी नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं बेटा, ना थोड़ा एग्जांपल अच्छा रहता है कि भाई मैं मटेरियल कंज्यूम कर रहा हूँ एक ऑमलेट बनाने में 2 एग्स, अगर 2 के बजाय 3 लग रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो बीच में से एक कुछ वो चोरी कर रहा है, या यहाँ पे मेरा पैसा लीक हो रहा है, जो कंट्रोल करना चाहिए। अब मेरे को ये कैसे पता लगेगा कि भाई दो दो लगते हैं, कैसे, जो स्टैंडर्ड सेट है, जो दो का मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, वो कहां से मिली बेटा, जो स्टैंडर्ड सेट है उससे। अब मैं स्टैंडर्ड से कंपेयर करूंगा अपने एक्चुअल कंजम्पशन को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को, और मेजर करूंगा कि भाई कुछ कमी हो रही है क्या, मतलब कि मैं ज्यादा पैसे खर्च कर रहा हूँ क्या, अगर कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ बेटा, नहीं करना चाहिए मैं। सर मैं देखो बात, ये है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पूरा सिस्टम। हम क्या करेंगे, मैं स्टेप मतलब ऐसे एक्चुअल में हम करेंगे नहीं, हमको स्टैंडर्ड निकालना है, स्टैंडर्ड दे रखा होगा, हमको तो कंपेयर करके वेरिएंस निकालना है। मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ क्या सिस्टम होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेटा। क्या है, सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड सेट करूंगा, ये स्टैंडर्ड मेरे खुद के हो सकते हैं, बजट के हो सकते हैं, भाई पास से में जो हुआ था इस बार भी उतने होना चाहिए, ठीक है ना, उससे बहुत ज्यादा हो गया तो फिर वो गड़बड़ है इसका मतलब। थर्ड, इंडस्ट्री वाइड हो सकते हैं कि भाई दुनिया क्या कर रही है, अगर दुनिया में 10 रुपए में एक चीज बना रही है तो मैं भी 10 में बनाऊंगा ना, 12 में बना रहा हूँ तो 2 रुपए तो मैं वैसे लॉस कर रहा हूँ। जो मेरे कॉम्पिटिटिव 2 रुपए का फायदा कमा पा रहे हैं, वो फायदा तो मैं कभी कमा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा तो कॉस्ट ही 12 रुपए लग रहा है, तो मैं उसको 12 से 11 पे लेके आऊंगा, 11 से फिर 10 पे लेके आऊंगा। समझते हैं बेटा बात को आप। तो मैं स्टैंडर्ड सेट कर दिया मैंने, उसके बाद मैं अपनी कॉस्ट निकालूंगा। कॉस्टिंग कैसे निकालूंगा वो मैंने आपको बता दिया सारा पहले, कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर को निकाल दिया हमने। उसके बाद मैं कंपेयर करूंगा बेटा, थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में मैं करूंगा कंपैरिजन, कंपैरिजन करूंगा और वेरिएंस निकालूंगा, वेरिएंस का मतलब क्या, डिफरेंस निकालूंगा कि भाई कितना होना चाहिए तो कितना हो गया एक्चुअल में, ठीक है बेटा। आप लोगों को बात में आता है क्या, इतना बात क्लियर हो आप लोगों को। चलिए अभी पढ़ना शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा बेटा, दे लूंगा एग्जांपल, हाँ हाँ सर बिल्कुल आप एग्जांपल दे लीजिए सर, कोई परेशानी नहीं है। तो एक एग्जांपल और है बेटा छोटा सा, इसको हम क्लियर कर देते हैं।
खाली स्लाइड मिले मेरे को तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, छोटा सी बात। अब ये नोट्स थोड़े से बड़े हैं, आपको लगेगा कि सर ये नोट्स का है तो हमने सब कुछ लिख दिया। बेटा ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए लिखना जरूरी था। ये नोट्स इतने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं कि आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में सारी बातें समझ में आ जाएंगी इस 8 नोट्स के अंदर, ठीक है। चलिए, अब बेटा मैं आपको थोड़ा सा कुछ बातें बताऊंगा, आप लोग उसको सुनने का ट्राई करेंगे, ठीक है। देखिए, ये एग्जांपल मैं क्लास में शायद बता चुका हूँ पहले, जब मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आपको इंट्रोडक्शन दिया था। सेम वो एग्जांपल ले रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। देखिए बेटा, क्या बात है कि मेरे को सैलरी मिलती है जो भी, उसमें से मैं अराउंड 12,000 रुपए, नहीं 10 कर लेते हैं चलिए, 10,000 रुपए अपने फ्यूल एक्सपेंस के लिए अलग से साइड में रख देता हूँ, ठीक है। मैं भाई सैलरी मिलेगी तो मैं करूंगा ना कि भाई मेरे को पार्टी करनी है और मेरे को घूमने जाना है, तो सबसे पहले जो अपने एसेंशियल खर्चे हैं उनको मैं अलग करूंगा। तो मान लीजिए मेरे को सैलरी मिलती है 1,00,000 रुपए, ठीक है, ठीक है। दिस इज माई इनफ्लो। इनफ्लो कितना है बेटा मेरा? 1,00,000 रुपए। ठीक है? अगर आपको पहले से समझ आए बात तो इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आपको ऊपर ही बात समझ आ गई तो फिर इसको मत देखिए, जैसा आपको समझ अभी नहीं आया तो देख लीजिए प्लीज। इनफ्लो है मेरा 1,000 रुपए। अब इसमें मैं अपने सारे एक्सपेंस बुक कर लेता हूँ, एक्सपेंसेस मैं लिखा रहता हूँ कि भाई यार 1,00,000 रुपए मिलेंगे, कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले एक्सपेंस क्या हो गया बेटा? फ्यूल का खर्चा हो जाएगा अपना 10,000 रुपए, बेटा, है ना। सेकंड में लिख कर लेता हूँ कि भाई साहब अपना रेंट हो जाएगा करीब 20,000 रुपए, ठीक है। ऐसे ऐसे सारे खर्चे मैंने हिसाब निकाला है, मेरे को पता लगा कि भाई साहब अपने 40,000 रुपए की सेविंग होती है, तो उसको मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा या फ्यूचर में रख लूंगा, नया फोन खरीद लूंगा, जो भी है उस 40,000 में से करना है मेरे को, ठीक है ना। अब ये मैंने क्या किया, ये क्या हो गया बेटा मेरा? स्टैंडर्ड हो गया। ये क्या हो गया बेटा मेरा? दिस इज माई स्टैंडर्ड। अरे यार, ये क्या हो गया बेटा? स्टैंडर्ड। आपको समझ में स्टैंडर्ड कैसे हुआ है? बेटा स्टैंडर्ड ऐसे हुआ कि सर आपने एक अंदाजा लगा लिया कि भाई इतना होना चाहिए मेरा खर्चा, अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में पिछले मंथ, जैसे कि मान लीजिए फेब की बात करते हैं, वैलेंटाइन डे भी था तो थोड़ा ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो आदमी थोड़ा वैसे ही वो रहता है ना। चलिए, आप लोग समझते हैं सारी बातें। तो देखिए, फेब के मंथ की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। अब मेरे को क्या, फेब के बाद बहुत सारे खर्चे करने थे, है ना। तो मैंने क्या सोचा कि यार पहले निकाल दूं कि भाई अपना क्या हिसाब किताब है। तो मैंने देखा कि जो फ्यूल का एक्सपेंस, जिसको मैंने 10,000 रुपये अज्यूम किया था, ये बढ़ के हो गया बेटा 12,000 रुपए। जो फ्यूल एक्सपेंस जो था, ये जो मैंने 10,000 जूम किए थे, बढ़ के कितना हो गया बेटा? ये हो गया 12,000, ठीक है। अब बेटा 2,000 रुपए यहाँ पे नुकसान हो गया, तो मैं 2,000 रुपए जो मेरे बच रहे थे वो खर्च नहीं कर पाऊंगा। अब मेरे पास 38,000 ही बचेंगे, 2,000 रुपए जो और बच हो गए मेरे पास, ठीक है। तो मैं फाइंड आउट करना चाहूंगा कि सर ये 2,000 रुपए का जो इंक्रीज हुआ है क्यों। अब इसके वेरियस रीजन हो सकते हैं। इसके क्या होते हैं बेटा? इसके वेरियस रीजंस पॉसिबल है। क्या रीजन है सर? पहला रीजन ये है कि बेटा प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है ना बेटा, अपनी गाड़ी में पेट्रोल लगता है। तो अगर मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया, मेरा जो किलोमीटर ट्रेवल है वो तो उतना ही है, लेकिन मान लीजिए मेरा जो प्राइस ऑफ पेट्रोल है वो बढ़ गया। अब भाई प्राइस मेरे कंट्रोल में थोड़ा ना पेट्रोल की, अगर बढ़ गया प्राइस पेट्रोल का तो बढ़ गया सर, उसे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। सेकंड क्या हो गया? किलोमीटर्स। थर्ड क्या हो गया बेटा? इकोनॉमी या फिर एवरेज ऑफ माई कार, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ रीजंस है ना। अभी ग्रोसली हम अपने इस पढ़ाई के लिए हम ये मान लेते हैं कि सर जो रीजंस है ना हमारे, वो क्या हुए? फेब के मंथ में आपके 12,000 रुपए पेट्रोल में खर्च हो गए सर। अच्छा, अब मैं फाइंड आउट करना चाहूंगा बेटा ऐसा क्यों हुआ। आप समझे क्यों फाइंड आउट कर रहा हूं मैं? ताकि मैं अगली बार ना कर सकूं, अगली बार मैं कंट्रोल कर सकूं ना इस खर्चे के ऊपर। अगर मेरी जैसे कि मतलब पेट्रोल की प्राइस अगर इंक्रीज हो गई, तब तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है ना। तो जो प्राइस है वो तो प्राइस है, उसमें तो मेरे कोई, उसके बाद तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता मैं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे किलोमीटर ज्यादा हो रहे हैं खर्च, तो इसको मैं तो थोड़ा कैंसिल कर दूं कि भैया हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। अगर किलोमीटर ज्यादा चल गए और आपका 12 खर्चा हो गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा किलोमीटर के, भाई सब ज्यादा घूमना नहीं है अपन को, थोड़ा कम घूमेंगे हम, है ना। समझने बेटा बात को? तो किलोमीटर कम कर लूंगा मैं। अगर मेरी कार एवरेज कम दे रही है तो मैं क्या करूंगा? उसको सर्विस करवाऊंगा, ठीक है ना। उसको मैं जाके सर्विस करवाऊंगा, उसको पूरा रिपेयर वेपेयर करवाऊंगा, पूरा परफेक्ट एवरेज होना चाहिए सर। ये तो बेटा इसलिए मैं रीजन फाइंड आउट कर रहा हूँ, ताकि मेरे को पता लगे कि भाई कितना जो 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 2,000 है वो कहाँ किस रीजन की वजह से है। मान लीजिए जो 2,000 हुआ, उसको मैं ऐसे देता हूँ, उसमें से 1,000 रुपए तो थे मेरे प्राइस की वजह से,
ठीक है बेटा, किलोमीटर की वजह से 200 किलोमीटर ज्यादा चल रही है, मैं 200 किलोमीटर, रुपए रुपए में बात कर रहा हूँ, 200 रुपए में ज्यादा खर्चा होगा किलोमीटर का, और 800 रुपए थी मेरी कार का एवरेज। ये भाई थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन आप लोग समझ पाएंगे मेरी बात को, आई होप। ठीक है बेटा, 1200 और 800। अब देखिए 200 किलोमीटर, 200 रुपए का किलोमीटर में ज्यादा फर्क पड़ा है, मतलब कि यार थोड़ा बहुत है, इसके ऊपर मैं ज्यादा लोड नहीं लूंगा, तो मैं ज्यादा अपने आपको परेशान नहीं करूंगा कि यार बहुत ज्यादा घूम रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कार का एवरेज है 800 रुपए, उसमें जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई 800 रुपए तो चलो थोड़ा सा सब्सटेंशियल अमाउंट है यार, 2000 का 800 तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना अमाउंट, करीब करीब 40% अमाउंट हो गया आपका, तो उसको वो ज्यादा जा रहा है, तो आप कार का एवरेज करके उसको परफेक्ट कर लोगे, तो मतलब आप रीजंस फाइंड आउट करोगे। तो बेटा मैं क्या करना हूँ, देखिए गौर से समझिए बात को। स्टैंडर्ड कॉस्ट्यूम में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड सेट करूंगा। अब ये स्टैंडर्ड पास एक्सपेंस के ऊपर हो सकता है, डिपेंड कर सकता है, मेरे जो बजट है उनके ऊपर कर सकता है, पास एक्सपेंस भी कर सकता है, कंपनी पूरे इंडस्ट्री जो कर रही है उसके ऊपर कर सकता है, डिपेंड। क्लियर है बात। आगे मैं अपने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करूंगा, मतलब कॉस्टिंग करूंगा, जो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करूंगा, फिर दोनों को मैं कंपेयर करूंगा। ठीक है, कंपेयर क्यों कर रहा हूं सर, मैं फाइंड आउट करना चाहूंगा कि रीजन क्या है सर। अगर मेरे को रीजन के बारे में पता लगेगा तभी तो मैं उनको कंट्रोल करने का सोचूंगा, नहीं तो मैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना बेटा, तो ये बात है। इसलिए मैं ये पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों करता हूँ बेटा, इसलिए करता हूँ मैं ये ओवर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मतलब आपको क्लियर हुआ थोड़ा बात है ना बेटा। अब हम आगे हम पढ़ लेते हैं अपना जो पीडीएफ है, इसके अंदर पढ़ लेते हैं हम, इस वजह से आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें आपको पढ़ाऊंगा, सारी बातें नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ना तो उसको थोड़ा स्किप कर देंगे। देखिए अरे नोट्स हैं बहुत अच्छे, आप कभी मन करे तो आप इसको जरूर पढ़िएगा बेटा, है ना, आपको बहुत मजे आएंगे। देखिए बेटा शुरू करते हैं पढ़ाई, है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल। हाँ जी, देखिए कॉस्ट कंट्रोल लीडिंग टू कॉस्ट रिडक्शन शुड ऑलवेज बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फर्म और इंस्टीट्यूशन वेयर स्केर्स रिसोर्सेज आर यूज्ड। भाई सब जगह स्केर्स रिसोर्सेज, तो क्या बोल रहा है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, इवन इफ द फर्म कैन सेल गुड्स एंड सर्विसेज एट अ वेरी रिम्यूनरेटिव प्राइस, इट शुड स्टिल ट्राई टू रिड्यूस द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विदाउट jeopardizing द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है ना बेटा, मैंने बता दिया आपको भाई क्वालिटी को कम नहीं करना, आपको ऐसे नहीं कि आपने आलू डालना बंद कर दिया समोसे के अंदर, नहीं नहीं बेटा, आपको सब कुछ वही करना है, लेकिन उसके बाद भी आपको ट्राई करना है अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है ना बेटा, the best way of doing this is to constant think as to whether the cost can further reduce or not, but the first step to see this is not go beyond level determined beforehand। जो हमने लेवल डिटरमाइन किया उससे ऊपर तो नहीं जा रहे ना सर हम, ये सबसे पहले तो ये देखना है हमको। ठीक है, आगे देखिए। देखिए ये देखिए क्या बोल रहा है ना, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ये देखते हैं जरा बेटा। अच्छा अब इसमें क्या है बेटा, हाँ एक बात मैं आपको बताना स्किप कर गया कि सर हम सब कॉस्टिंग का प्रोसेस में एक स्टेप और था, फोर्थ स्टेप जो मैंने नहीं बताया, वो पहला था स्टैंडर्ड सेट करना, दूसरा था परफॉर्मेंस मेजर करना, तीसरा वेरिएंस निकालना, और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है बेटा, डिसीजन लेना। आप क्या करेंगे, आप जो अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करी उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे। क्या करेंगे, जैसे आपको मैंने बताया कि भाई मैं कार को सर्विस पे कराऊंगा, ये क्या हुआ मेरा, ये डिसीजन मेकिंग हुआ, किससे मैंने डिसीजन लिया। एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये एग्जांपल पढ़ता हूँ उसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा। सपोज अ वर्कर नॉर्मली वर्किंग 8 आवर्स शुड प्रोड्यूस 20 यूनिट्स फॉर अ वेज ऑफ ₹20, रुपीज है बेटा, है ना, ₹20। द प्रॉपर लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 1 पर यूनिट। ठीक है, 20 यूनिट बना रहा है, 20 रुपए ले रहा है। ठीक है, 20 रुपए ले रहा है, तो 1 रुपए का एक हो गया। सपोज फॉर एनी रीजन द वर्कर प्रोड्यूसेस ओनली 12 यूनिट, उसको बनाने कितने थे 20, उसने बनाए कितने 12, तो इससे जो हमारी कॉस्ट पर यूनिट है वो इंक्रीज हो कितनी होगी बेटा, 1.67 हो गई। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि एक दो व्यक्ति है मेरे पास, एक ए है और एक बी है। अब बी ए जो है वो हमारा बहुत सा काम करता है, वो 20 यूनिट, जैसे कि उसको कितने बनाने हैं, उसको 20 यूनिट बनाने हैं, और वो बढ़िया 20 यूनिट बना देता है अपने, तो मैं बोलूंगा सर ये बंदा तो बहुत ही अच्छा है, जितना मैंने स्टैंडर्ड सेट किया, ये क्या हो गया बेटा मेरा, ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड। ठीक है, और ये हो गया मेरा मेरा एक्चुअल। ठीक है, तो जो मेरा स्टैंडर्ड था, जो मैं उनको मैं कंपेयर करूंगा। अब एक जो व्यक्ति है ए, जो पर्सन है एम्प्लॉय है ए, अगर वो पूरा उतना परफॉर्म कर रहा है जितना स्टैंडर्ड है, तो मतलब उसको वेरी गुड बोलूंगा। दूसरा जो बंदा है वो कितने बना रहा है 12, और एक बंदा है सी, वो कितने बना रहा है 8। तो बेटा मैं अब देखिए मैंने निकाल लिया ये पूरा, मैंने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, मैंने अपने एक्चुअल वो कॉस्टिंग निकाल ली। अब मैं करूंगा बेटा वेरिएंस निकालो, वेरिएंस निकाल लिया भाई, इसमें तो कुछ भी वेरिएंस नहीं है, इसमें है कितने का 8 का, और इसमें कितने का है 12 का वेरिएंस है। ये 8 नहीं लेता है, थोड़ा आपको लेक हो सकता है, कुछ कंफ्यूजन हो जाए कि सर दोबारा से 8 कहां से आ गया, 8 और 12 थोड़ा ऐसा हो जाएगा राउंड ऑफ टाइप, तो ये नहीं लेते हम क्या ले लेते हैं, मैं लेता हूँ 7, 7। ठीक है ना, तो वेरिएंस निकाल लिया मैंने।
अब मेरे को दिख रहा है कि भाई जो सी व्यक्ति है ये तो बहुत ही ज्यादा कम प्रोड्यूस कर रहा है यार, तो साथ ही बना रहा है, तो बहुत ज्यादा गलत बात है। तो मैं क्या करूंगा, सी को तो कर दूंगा फायर, उसको बोल दूंगा भैया कल से घर रहो अपने, यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या हुआ बेटा, डिसीजन मेकिंग हुआ। मैं जो बी व्यक्ति है जो 12 बना रहा है बी, इसको क्या बोलूंगा कि यार आप जाओ ए के पास थोड़ा रहो, उससे सीखो थोड़ा कैसे करना होगा। आप उससे आगे पूछूंगा बेटा कोई प्रॉब्लम है आपको, आपको एसी में थोड़ा गर्मी लगती है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, क्या बात है बताओ मेरे को, ताकि हम आपका परफॉर्मेंस आउटलुक परफॉर्मेंस जो है उसको इंप्रूव कर सकें, ठीक है ना। और ए को मैं क्या बोलूंगा, ए को दे दूंगा मेडल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बेटा, हम डोमिनोज में ऑर्डर करने जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एक बोर्ड लगा होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय की फोटो लगती है, भाई ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो बाकी लोगों को बोल रहे हैं कि सर आप भी इनके जितना काम कीजिए, उनको मोटिवेट करना चाह रहे हैं वो। आप समझ रहे हैं, ये हो गया बेटा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये बात है। देखिए क्या बोल रहा है, दिस रियली इज द एसेंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एसेंस का मतलब क्या होता है बेटा, उसका मेन बात क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य मुद्दा क्या है बेटा, क्या है, टू सेट टारगेट्स ऑफ कॉस्ट, to try to achieve those targets, to compare the actual cost with the targets, to ascertain the reasons and to record the reasons in the books of accounts, or if a regular record is not maintained, at least to bring the monetary effects of various factors that have operated in the management to the notice of the management. Thus, standard costing is an excellent system of control of cost and of measuring efficiency. बेटा एक वर्ड है efficiency and improving upon it. अब मैं आपसे जब भी efficiency आएगी मैं आपसे जरूर पूछूंगा बेटा effectiveness क्या होता है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है हमको, तो जिनको नहीं कंफ्यूजन वेल एंड गुड, जिनको है वो मेरी बात सुनेंगे बेटा। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बेटा, एफिशिएंसी बोले तो कि आप कितने कम रिसोर्सेज को काम में लेते हुए सेम काम कर पाते हैं। क्वालिटी रिड्यूस नहीं करनी है, काम सेम करना है आपको, लेकिन आप कितना कम रिसोर्सेज को काम में लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस क्या होता है कि आप किसी भी काम को कितने अच्छे तरीके से कितने प्रॉपरली करते हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी क्या होता है बेटा, कितने कम रिसोर्सेज को काम में लेते हो आप करते हैं, मतलब कितने सस्ते में करते हैं आप काम, ठीक है ना बेटा। तो ये हो गया एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस। तो हम इससे क्या मेजर करते हैं बेटा, इफेक्टिवनेस नहीं एफिशिएंसी। ये सारी बातें हो गई। डेफिनेशन एंड मीनिंग के ऊपर आते हैं बेटा हम। डेफिनेशन क्या देखिए, देखिए क्या बोल रहा है, सीमा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन defines standard costing as, क्या define कर रहा है, a standard expressed in money, a standard expressed in money, ठीक है ना बेटा। It is built up from an assessment of the value of cost element. The main uses are providing basis for performance measurement, control by exception reporting, valuing stock and establishing selling prices. आगे बेटा बात से मैं आपको कि ये सारी बातें हमने कही अभी, ये वही बातें बता रहा है कि सर यही होता है हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डेफिनेशन, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, the standard costing of planned cost of a product under current and anticipated operating conditions. The dictionary meaning of the word standard is that of a thing serving, ये तो कुछ इनकम्प्लीट है, मतलब बात थोड़ी समझ में नहीं। हाँ ये रहा, नीचे लिखा हुआ है thing serving as a basis of comparison, thing recognized as a model for imitation, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट का टू पार्ट, स्टैंडर्ड एंड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है बेटा। ये हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब मैं इसके अंदर डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे खुद ही अपने बेसिस पे। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ बेटा, अब हमको क्या करना है, ठीक है। क्या करना है बेटा मेरे को, अब मेरे को सर तीन जो मेरे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, तीनों के एस्पेक्ट में, तीनों के रिलेशन में जाके मेरे को अपना कॉस्ट निकालना है, ठीक है। अब देखिए सिग्निफिकेंस वगैरह वगैरह ये सब थ्योरी की बात है, ये सब आप लोग कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे लेके चलता हूँ, अपन वो करेंगे बेटा, वही तो इंटरेस्टिंग चीज है ना। एक मिनट, हाँ एक्सक्यूज मी।
हाँ जी बेटा, देखिए क्लियर हुई बात बेटा? बात समझ आ रही है अपन को? हाँ सर, बात समझ आ रही है आपको, ठीक है ना? चलिए देखिए बेटा, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, ये सारी चीजें आप लोग देख लेंगे, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है ना? एडवांटेज हो गया। फंक्शन देख लेंगे आप लोग। हाँ, ये है इंपॉर्टेंट बात बेटा, ठीक है ना? जैसे मैंने आपको क्या बताया था, तीन एलिमेंट है बेटा मेरे। एक है तीन एलिमेंट है बेटा मेरा। पहला क्या है मेरा एलिमेंट? मटेरियल, फिर लेबर एंड ओवरहेड। अब अपने जो सिलेबस के अंदर दो दे रखे हैं आपको, मटेरियल एंड लेबर। ओवरहेड अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, तो उसको हम स्किप कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। मटेरियल की बात करेंगे बेटा। डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या होता है बेटा? आपको सबको पता है डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो डायरेक्टली रिलेटेड है सर मेरे प्रोडक्शन के लेवल से। मतलब कि अगर मैं एक यूनिट बनाऊंगा तो मेरे को एक चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ऑमलेट्स, ठीक है ना बेटा? अगर एक ऑमलेट बना रहे हो आप, तो आपको दो अंडे चाहिए, दो ही चाहिए ना आपको, उससे कम में हो नहीं पाएगा काम। तो ये ऐसी बात होगी, ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है? अब जो मटेरियल यूसेज है, इसका एक अच्छा सा स्लाइड आएगा, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ कुछ। अच्छा, तो लेबर शुरू हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें दे नहीं रखा क्या? ऐसे कैसे यार? अच्छा, एग्जाम्पल आ गया। देखिए बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे दिया हुआ है उन्होंने, आप लोग उसको देख लेंगे एक बार, ठीक है ना बेटा? परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी। देखिए बेटा, एकदम आसान है बेटा। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सर इसमें फॉर्मूले 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 हैं सर, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? अरे बेटा, बहुत ज्यादा आसान है, आप लोग मेरी बात समझिए। एकदम मतलब एक्सट्रीमली आसान, बहुत 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 ज्यादा आसान है ना? आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप प्लीज बस मेरी बात सुनिए, है ना बेटा? फॉर्मूला कैसे हो रहा है, कैसे निकल रहा है फॉर्मूला, समझ जाना है ना, वो मेरा काम है। मैं आपको समझाऊंगा बेटा फॉर्मूला क्यों है ऐसा, ठीक है ना? अगर ये समझ में आ गया तो फिर सारी बात समझ आ गई हमको, ठीक है बेटा? देखिए, चलिए शुरू करते हैं हम। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ओके? या मैं एक वीडियो ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, ठीक है? इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर देते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओके बेटा? ओके, थैंक यू।